ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, उन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तीन कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और तीसरा होगा ऑक्सीडेशन नंबर। इसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो खुद सब्सटेंस क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, आप लोग कैसे हैं सब लोग? तो उम्मीद करता हूं यार सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं माइंड मैप सीरीज में। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग आज जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस। ये जो चैप्टर है क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इसके बाद जो क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री वो स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट से। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत शानदार चैप्टर्स के बारे में भी पढ़ाई करी है ना। हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट और अभी हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म किया है ना। तो अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में देखोगे तो ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगने वाला है, बहुत ईजी सा चैप्टर है। माइंड मैप सीरीज की यूएसपी यही रही है कि हम लोग किसी भी चैप्टर को लगभग 45 मिनट्स टू 1 आवर उस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करते हैं और आज भी हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर को भी उतने ही टाइम पीरियड में खत्म कर दिया जाए। ऑलराइट, छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। कई बार जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता जिस साल, उस साल इसकी एप्लीकेशन किसी और चैप्टर के साथ जोड़ के हमसे पूछी जाती है ना। लेकिन ये चैप्टर आसान है, इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के मजा आएगा। ठीक है, कौन से बच्चे हैं जो इस सेशन को देख सकते हैं? आप सब लोगों को सेशन स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ रखा है, आप लोग सिर्फ रिवीजन के लिए आए हैं और रिवीजन भी एक फास्ट रिवीजन कि हाँ हमें ये सारी चीजें आती है, एक बार हमें चैप्टर का सीक्वेंस समझा दो, फ्लो समझा दो, कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें जो पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होनी चाहिए वो सिर्फ हमें समझा दो। अगर ये सोच के आप लोग आए हैं तो ये वाला सेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है। जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं, जिन्होंने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है या फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो जिन के बारे में उनको नहीं पता है, जो बहुत क्लियर नहीं है, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती यही होगी कि ये वाला सेशन ना देखें। इसके बजाय रिडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट सेशन हमने एक और कर रखा है, आप लोग चाहें तो वो वाला सेशन देख सकते हैं। ठीक है, फिर तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। रिडॉक्स रिएक्शंस फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 11th लास्ट चैप्टर। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक्स के नाम आपके सामने लिखे हैं, लेकिन हमें तो पूरा चैप्टर ही खत्म करना है। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखो सारी दुनिया जानती है कि रिडॉक्स जो होती है, रिडॉक्स जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। रिडॉक्स में दो चीज आती है, एक आता है रिडक्शन और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, उन रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है? तो यार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के तीन कॉन्सेप्ट्स है जो हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और तीसरा होगा ऑक्सीडेशन नंबर। इसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे आसान जो कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आप ऑक्सीडेशन को ये भी कह सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, दोनों में से कुछ भी कहो, आपकी श्रद्धा है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और वैसे ही H2S में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, या फिर मैं ऐसे कह दूं H2S से S बना, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। सर ये रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा, है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल दो या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल दो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल दो या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोल दो। आपके सामने एग्जांपल है, HGO से HG बन गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, इसका मतलब ये जो HGO है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। FeCl3 से FeCl2 बन गया, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो रिमूव हो गया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है ना। इसका मतलब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन होता है और यहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो सब्सटेंस ऑक्सीजन सप्लाई करे, या फिर ऐसे कह दो जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करे उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे यहां पर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो हाइड्रोजन सप्लाई करे या फिर जो ऑक्सीजन को रिमूव करे। एजेंट का काम होता है क्या, करना, उस काम को कंप्लीट करना। तो जो ऑक्सीडेशन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। एक यहां से ट्रिक आपको पता होनी चाहिए कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो खुद सब्सटेंस क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। मेरे हिसाब से ये चीज आपको पहले से पता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपकी स्क्रीन पर लिखूं, आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, Na gives Cl2 gives NaCl। यस, NaCl में दादा आप सब लोग जानते हो Na पे चार्ज +1, क्लोरीन पे चार्ज -1, तो यहां से देखो हुआ क्या है सर, Na से Na+ बन गया है, इसका मतलब Na इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लूज किया इसका मतलब Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। मेरी बात समझ में आई क्या? यहां देखो Cl से Cl- बन गया, कैसे बनेगा सर, माइनस तभी बनता है जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करे। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट मींस इसका क्या हुआ है जी सर, इसका रिडक्शन हुआ है। यस, अच्छा, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा है ना, वो खुद क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना, वो खुद क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो खुद क्या होगा सर, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। डन, बहुत बढ़िया, ये चीज सारी चीजें आपको पहले से पता होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ये कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा, सर ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम पे चार्ज होता है, जब उस एटम से अटैच बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, उससे अटैच जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ दिया जाए इन टर्म्स ऑफ आयंस। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने लिखा है HCl, अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो आप लोग बोलोगे हाइड्रोजन से जो अटैच बॉन्ड है उसको तोड़ दो इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्म में तोड़ोगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव आएगा। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आया, क्लोरीन पे -1 चार्ज आया, इसका मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ठीक है ना। तो ये चार्ज होता है जो कई बार रियल होता है और कई बार इसको आप इमेजिनरी भी कह सकते हो। अब बात ये आती है कि किसी भी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स की हेल्प से ही आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो और वही रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, एलिमेंट्री स्टेट का मतलब जिस फॉर्म में वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, अगर वो स्टेट में है इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0 होगी। तो इन सब में ये हाइड्रोजन नेचर में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, सोडियम Na सॉलिड की फॉर्म में और मैग्नीशियम Mg सॉलिड की फॉर्म में। इन सब में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाती है। इसके बाद अगर मान लो सिंगल मोनोटॉमिक आयन है, जैसे Na+ लिखा है, इसमें सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अगर मैंने Mg2+ लिख दिया तो इसमें Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। O2- लिखा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और Al3+ लिखा है तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो अगर कोई मोनोटॉमिक आयन है तो उस पे जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। डन। ऑक्सीजन जो होता है जनरली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और उनमें सबसे पहला एक्सेप्शन है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड किसको बोला जाता है बेटा, O2 आयन को पेरोक्साइड बोला जाता है और इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। वैसे ही एक और आता है सर, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड क्या होता है सर, सुपर ऑक्साइड का मतलब है O2- और इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सर -½ होती है। एक लिखा है OF2, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा और एक लिखा है O2F2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, है ना। तो क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो फ्लोरीन पे नेगेटिव होगा और ज्यादा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव होगा। डन, यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर मान लो हाइड्रोजन की बात की जाए, अगर मेटालिक हाइड्रोजन है, मेटालिक हाइड्रोजन जैसे मेटल के साथ हाइड्रोजन, तो मेटालिक हाइड्रोजन में हमेशा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, ठीक है ना। और अगर मान लो कोई नॉन मेटालिक हाइड्राइड है ना, अगर आपका हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ है तो उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है हाइड्रोजन के लिए, आप लोग ध्यान में रखोगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलीएटॉमिक आयन की। जैसे मैंने लिखा है PO4 3-, तो ये कहता है कि पॉलीएटॉमिक आयन के केस में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम उतना ही होगा जितना कि उस आयन पे टोटल चार्ज है, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर अगर मान लो आपको फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, आपने बोल दी सर X, है ना। 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की -2 होगी, फास्फोरस और ऑक्सीजन इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होगा, -3 होगा। तो यहां से आप लोग X की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कितनी मिलेगी, +5 मिलेगी।
बताइए, है ना। पॉलीएटॉमिक आयन के केस में सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम कितना होता है, जितना कि उस आयन पे चार्ज होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ऐसे लिखा है CO3 माइनस, इसमें सारे एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम -2 होगा, तो यहां से अगर आप कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आपको +4 मिलने वाला है। डन। अच्छा, अब अगर मान लो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये लिखा हुआ H2SO4, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के केस में सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होगा, क्योंकि दादा उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे कभी कोई चार्ज हो ही नहीं सकता, है ना। तो मान लीजिए आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन की +1 होती है, तो 2 × +1 प्लस सल्फर की x मान लो +4 × -2 इज इक्वल टू 0, और यहां से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, +6 मिल जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से इसमें तो आपको कोई डाउट है नहीं। तो ये बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट का हो गया। सम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करें, ये हम लोगों ने कुछ रूल्स पढ़ लिए। अब बात ये आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म में ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। तो दादा ऑक्सीडेशन का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। मान लो ऐसे लिखा है एक रिएक्शन Zn + Cu2+ गिव्स Zn2+ Cu, तो खुद देखिए यहां जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां +2 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करी है, इसका मतलब यहां पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। और Cu2+ से Cu में जाइए, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है। डन। एक चीज मैंने अभी आपको और भी बताई कि जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो खुद क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो खुद क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करने वाली है। डन। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की, किसकी कितनी होती है। तो यहां ब्लॉक वाइज बात करेंगे। अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो Na की पूछे, Na ग्रुप 1 का मेंबर है, तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1 होगी। जैसे अगर मान लो आपसे कोई पूछ ले Mg की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, आप बोलोगे उसका ग्रुप नंबर, और Mg का ग्रुप नंबर कितना होता है दादा, 2 होता है, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। डन। अच्छा, और अगर मान लो मैं पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो आप लोग बोलोगे सर पी ब्लॉक एलिमेंट में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा ग्रुप नंबर -10। जो उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर है उसमें से 10 को माइनस कर दे मेरे भाई, आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, आप बोलोगे सर सल्फर जो है ना सर वो ग्रुप 17 का मेंबर है और इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है 16 का, सॉरी, तो 16 में से 10 माइनस कर दो, कितनी मिलेगी, मैक्सिमम +6 मिलेगी। समझ में आ गई। अगर मान लो क्लोरीन का पूछे, क्लोरीन सर ग्रुप 17 का मेंबर है, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 17 - 10 कितनी होगी, +7 होगी। डन। यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है, और एमन मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम जो होती है वो +7 होती है, क्योंकि आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें ये वाली इंफॉर्मेशन आपको बहुत काम में आने वाली है। डन। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और देखो, आपसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ सकता है। लेट से आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, भैया आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर ये मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इसका मतलब इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो सकती है। यस, क्लोरीन ग्रुप 17 का मेंबर है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर ये मैक्सिमम 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। तो -1 मिनिमम, +7 मैक्सिमम, -2 मिनिमम, +6 मैक्सिमम, है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप इस तरह से निकालोगे। आप बोलोगे सर ये काम कहां आएगा, लो देखो यहां काम में आएगा। आपके सामने लिखा है अगर कोई एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। आप बोलोगे सर क्यों ऐसा, अरे तू खुद सोच के बता दादा, मैंने लिखा है KMnO4 Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। जब खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा डिक्रीज ही करेगी। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगी इसका मतलब ये खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज कर रही है इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो
खुद एक क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मेरी बात समझ में आ गई? अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, उसकी सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर सकती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करना मतलब किसकी तरह बिहेव करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। जस्ट इसका ऑपोजिट लिखा है, अगर कोई एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह बिहेव करेगा मेरे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, है ना। उसकी ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ बढ़ सकता है, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन काम की चीज है ये, अगर मान लो कोई एलिमेंट अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा है HNO2, नाइट्रोजन यहां +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है जो कि इंटरमीडिएट है। तो ये इंटरमीडिएट है, इसका मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, दोनों की तरह ही ये बिहेव कर सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बात ये आती है सर हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस को कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो वैसे तो क्लासिफिकेशन बहुत तरह का हो सकता है ना, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, ऐसी बहुत सारी, लेकिन जो क्लासिफिकेशन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही क्लासिफिकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन है कॉम्बिनेशन। देखो सारी दुनिया जानती है कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है। यस, आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है Mg+O2 गिव्स MgO। यस, तो बताइए क्या ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है? सर बिल्कुल है। Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर +2, सर Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन की 0, यहां ऑक्सीजन का -2, सर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे हैं, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी, है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब दो से चीज एक बन जाना, वो कॉम्बिनेशन। सर डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, है ना। देखो KClO3 था, किसमें टूट गया, KCl+O2 में टूट गया। यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, यहां पर -1 है, सर क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहां 0 है, सर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक का रिडक्शन, दूसरे का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, इसका मतलब ये रिडॉक्स है। और इस रिडॉक्स में हो क्या रहा है, सर टूट रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है। डन। नेक्स्ट आता है दादा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक जाएगा उसकी जगह दूसरा आएगा, जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। कुदरत का यही नियम है ना। तो आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, देखो जिंक + CuSO4 गिव्स ZnSO4 + Cu। जिंक 0 है, यहां +2 है, सर जिंक का ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर +2 है, यहां 0 है, सर CuSO4 का रिडक्शन हो गया, है ना। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल। आप ऐसे कह सकते हो कि जो जिंक था उसने सर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, दैट मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं। और ये एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, बिकॉज यहां पर एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं, सोडियम था, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, NaOH + H2 बनाया, है ना। तो ये एग्जांपल है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। नॉन मेटल कौन, हाइड्रोजन, तो इसको आप हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, है ना। ऐसा लग रहा है आपको कि सोडियम ने वाटर में से किसको डिस्प्लेस कर दिया, सर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। सोडियम एक बहुत भयंकर रिएक्टिव मेटल होता है, जो जैसे ही पानी के साथ रिएक्ट करता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, ठीक है ना। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो एसिड से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। देखो ये जिंक है, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ZnCl2 प्लस H2 बनाएगा। सर ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। सर इसमें हाइड्रोजन जो था वो डिस्प्लेस हुआ है। डन। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो हेलोजेंस होते हैं, हेलोजेंस की जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो ये होता है ना। आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यस, हेलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आप इसको चाहो तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बोल दो, या फिर इसको आप ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर भी कह सकते हो। तो सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, फ्लोरीन, है ना। तो फ्लोरीन जो है वो इनमें तीनों में से किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन फ्लोरीन को इनमें से कोई डिस्प्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हेलोजन है। डन, समझ में आ गई बात। सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। आसान है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब यह है एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। देखो एक रिएक्शन आपके सामने लिखी है, Cu+ से 0,
इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और एक ही एलिमेंट Cu+1 से +2 जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही रिड्यूस भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिर्फ एक ही सब्सटेंस का हो रहा हो, एक ही एलिमेंट का हो रहा हो, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शंस को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। इसका एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं। लेट से लिखा है Br2 से Br- प्लस BrO3-। देखो ब्रोमीन है 0, यहां पर है -1, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है 0, और यहां पर है +5, मतलब ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है सर। इस तरह की जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मेरे हिसाब से टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे एक कंसंट्रेशन टर्म जो पीछे छूट गया था हमारा, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, उसका नाम है नॉर्मेलिटी। आपके सामने लिखा है, देखो एक बार कोशिश करो नॉर्मेलिटी को समझने की। हाँ जी, आइए। तो दादा नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से दिखाया जाता है ना। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से दिखाया जाता है। ये क्या होता है, ये होते हैं सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। नीचे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए दादा, लीटर में होना चाहिए। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और इसका जो यूनिट होता है वो इक्विवेलेंट पर लीटर कह सकते हो, या फिर इसको नॉर्मल भी कह सकते हो, है ना। अब आप कितने दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है। तो दादा इसका एक फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, जिसका आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, है ना। उस सब्सटेंस के मास को उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा उस सब्सटेंस के ग्राम इक्विवेलेंट्स। और अगर ग्राम इक्विवेलेंट मिल गए तो उसमें आप इस कैलकुलेशन की हेल्प से नॉर्मेलिटी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, डाइल्यूशन के लिए आप लोग इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, है ना। बिफोर डाइल्यूशन नॉर्मेलिटी N1 और वॉल्यूम V1 है, आफ्टर डाइल्यूशन नॉर्मेलिटी N2 और वॉल्यूम V2 है। तो आपसे आफ्टर डाइल्यूशन नॉर्मेलिटी जनरली क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, जो कि फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखो, एक आपको फॉर्मूला और पता होना चाहिए कि जो नॉर्मेलिटी होती है दादा वो मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, और ये एन फैक्टर क्या है अभी मैं आपको थोड़ी देर में कैलकुलेशन बताने वाला हूं, है ना, थोड़ी देर में मैं आपको सिखाऊंगा। डन, बहुत बढ़िया। मान लो आप किन्हीं दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हो और आपसे मिक्स करने के बाद नॉर्मेलिटी पूछी जा सकती है, तो आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो, N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3। और यहां पर सर N1V1 प्लस 1 की जगह, प्लस की जगह N1V1 माइनस N2V2 भी हो सकता है। सर ये क्या बात हुई, कब प्लस होगा और कब माइनस होगा तो सारी दुनिया जानती है। अगर मान लो आपने दो एसिड को मिक्स किया है या फिर आपने दो बेस को मिक्स किया है तो आप प्लस वाला फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन अगर मान लो आपने एक एसिड के अंदर एक बेस मिक्स किया है तो आपको बीच में कौन सा साइन लगाना पड़ेगा, माइनस वाला फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर एक नई टर्म आई है जिसका नाम है इक्विवेलेंट मास। तो आप लोग बोलोगे सर ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास की एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, ठीक है। इक्विवेलेंट मास की एक डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। क्या है इक्विवेलेंट मास, कहता है कि सर इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का वो मास है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, या फिर 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे, या फिर 80 ग्राम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करे, या फिर 108 ग्राम एजी के साथ रिएक्ट करे, 128 ग्राम आयोडीन के साथ रिएक्ट करे, या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट करे। इस मास को, जो किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो इन सारे मास में से किसी एक मास के साथ रिएक्ट करेगा, उसी मास को बोला जाएगा इक्विवेलेंट मास। एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, मान लो एक मेटल है और उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड बना दिया। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस मेटल का 60 ग्राम ऑक्सीजन के 40 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, तो बताइए इस मेटल का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। अच्छे से समझना क्वेश्चन को। तो आप बोलोगे सर तो 40 ग्राम ऑक्सीजन है उसके साथ 60 ग्राम मेटल रिएक्ट कर रहा है,
और सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास सर वो मास होता है जो किसी भी सब्सटेंस का 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो अरे भाई अगर 40 ग्राम ऑक्सीजन का 60 ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन का 60/40 इंटू 8 ग्राम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा बताओ? 8 और 12 ग्राम, सर ये 12 ग्राम है, यही उस मेटल का इक्विवेलेंट मास है, बिकॉज इस मेटल का 12 ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसी मास को उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास बोला जाता है। डन? अच्छा, अब इक्विवेलेंट मास निकालने का ये मेथड हुआ। इक्विवेलेंट मास निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है। इक्विवेलेंट मास का एक और फॉर्मूला भी होता है, बताता हूं। देखो, इक्विवेलेंट मास किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उस सब्सटेंस का मोलर मास डिवाइडेड बाय उस सब्सटेंस का एन फैक्टर। ये एक और फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप किसी भी सब्सटेंस का एन फैक्टर कैलकुलेट किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भैया मोलर मास तो कैलकुलेट करना सारी दुनिया को आता है। अगर आपको एन फैक्टर मिल गया उस सब्सटेंस का तो मोलर मास से एन फैक्टर को डिवाइड कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। अब बात यह आती है सर ये एन फैक्टर निकालें कैसे, और ये एन फैक्टर सर क्या होता है? तो देखो, अगर मान लो कोई एक एलिमेंट है तो एलिमेंट का जो एन फैक्टर है वो उसकी वैलेंसी के बराबर होता है। यस, एलिमेंट का एन फैक्टर किसके बराबर होता है? वैलेंसी के बराबर। जैसे अगर मैं पूछूं सोडियम, इसका एन फैक्टर कितना होगा? तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, आप बोलोगे सर इसका एन फैक्टर 1 होगा। अगर मान लो लिखा है मैग्नीशियम, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर 2 होगा। अगर मान लो लिखा है एल्यूमिनियम, इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर 3 होगा। तो एलिमेंट के केस में एन फैक्टर होता है वैलेंसी। आयंस के केस में जो एन फैक्टर होता है वो होता है मोड ऑफ चार्ज, है ना? जैसे मान लो लिखा है O2 माइनस, तो इसका एन फैक्टर होगा 2। यस, मान लो लिखा है N3 माइनस, इसका एन फैक्टर होगा 3। जैसे मान लो लिखा है Al3 प्लस, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। किसी भी आयन का जो एन फैक्टर होता है वो उसके चार्ज के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। तथा आयनिक कंपाउंड का जो एन फैक्टर होगा वो बराबर होता है टोटल, या तो पॉजिटिव चार्ज गिन लो या फिर नेगेटिव चार्ज गिन लो, दोनों में से कोई सा भी चार्ज गिन लो, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम रहेगा और जो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वही उस सब्सटेंस का एन फैक्टर होगा। अगर मैं बात करूं NaCl की, NaCl बेटा इसमें सोडियम पे चार्ज होता है +1, क्लोरीन पे -1। तो अगर कोई आपसे NaCl का एन फैक्टर पूछे, आप बोलोगे सर टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही 1 यूनिट है, इसका मतलब एन फैक्टर भी 1 हो जाएगा। मान लो ऐसे लिखा है कॉपर सल्फेट Cu, है ना? मान लो ऐसे लिखा है CuSO4। यस, बताइए CuSO4। तो यहां पर देखो, जो आपका Cu है उस पे टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 है और टोटल नेगेटिव चार्ज भी -2 है। तो अगर आपसे कॉपर सल्फेट का एन फैक्टर पूछा जाए तो आप बोल दोगे सर या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज गिन लो या टोटल नेगेटिव चार्ज गिन लो, और वही उस सब्सटेंस का एन फैक्टर हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आता है एसिड्स की बात। एसिड के केस में जो एन फैक्टर होता है वो बराबर होता है उसकी बेसिसिटी के। सर ये बेसिसिटी क्या होती है? कोई भी सब्सटेंस जितने H+, कोई भी एसिड जितने H+ डोनेट कर सकता है ना, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस को उस सब्सटेंस की बेसिसिटी बोला जाता है। जैसे मान लो HCl लिखा है, HCl एक H+ दे सकता है, इसका एन फैक्टर 1 होगा। H2SO4 2 एन फैक्टर दे सकता है, इसका 2 H+ दे सकता है, इसका एन फैक्टर 2 होगा। यस, H3PO4 3 H+ दे सकता है, सर इसका एन फैक्टर 3 होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कौन से? एक है H3PO3, आप ध्यान रखोगे इसका एन फैक्टर 2 होता है। आप ध्यान रखोगे H3PO2, इसका एन फैक्टर 1 होता है। H3PO3, इसका एन फैक्टर भी 1 कंसिडर किया जाता है। डन। फिर हम लोग बात करते हैं सर एन फैक्टर बेस का कैसे निकालें। तो बेस के केस में जो एन फैक्टर होता है मेरे भाई, वो किसके बराबर होता है मुन्ना? वो बराबर होता है उस बेस की एसिडिटी। सर ये क्या होती है? ये होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस। क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयंस। या फिर कोई भी सब्सटेंस जितने OH- दे सकता है, कोई भी बेस जितने OH- आयन दे सकता है, वही उसकी एसिडिटी होगी। जैसे NaOH लिखा है, एक OH- दे सकता है तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। यस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, 2 OH- दे सकता है, एसिडिटी 2 हो जाएगी, है ना? कोई जितने OH- दे देगा
वही उस सब्सटेंस, वही उस बेस का एन फैक्टर होगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 3 OH माइनस आयन दे सकता है, तो उसकी जो एन फैक्टर होगा वो 3 हो जाएगा, है ना। तो एन फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिपेंड करता है किसका एन फैक्टर आपसे पूछा है। अच्छा, ये तो बात हुआ एक नॉर्मल, है ना, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही और आपसे एन फैक्टर पूछ लिया। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे करें, है ना। तो देखो एन फैक्टर होता क्या है जनरली, आप इसको रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर का मतलब ऐसे समझ सकते हो, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर जितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन करे, वही उस सब्सटेंस का एन फैक्टर है। क्या कहा मैंने, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन करे या फिर जितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज करे, वही उस सब्सटेंस का एन फैक्टर होगा। डन। तो जैसे मान लो KMnO4 लिखा आपके सामने, KMnO4 में Mn पे चार्ज है बेटा +7, और अगर मान लो मैंने एसिडिक मीडियम ले लिया, तो एसिडिक मीडियम में ये +2 में चला जाता है। इसका मतलब मुझे सीधा सीधा सा देख रहा है कि +7 से +2 तभी जाएगा जब ये 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक सब्सटेंस का 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल सब्सटेंस जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितने मोल इलेक्ट्रॉन, वही उस सब्सटेंस का एन फैक्टर होता है। तो एसिडिक मीडियम इसका एन फैक्टर 5 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या, है ना। जैसे मान लो आपका न्यूट्रल या फिर वीकली बेसिक मीडियम दे रखा है, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है। अब देखो यहां पर +7 है, यहां पर +4 है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करे। इसका 1 मोल 3 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर हो जाएगा 3। और अगर मान लो स्ट्रांगली बेसिक मीडियम ले लिया आपने, तो ये Mn +6 में चला जाएगा, और इसका एन फैक्टर +6 से +7 से +6 में जा रहा है, मतलब एन फैक्टर 1 हो जाएगा। आप इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हो कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, जो एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा वही उसका एन फैक्टर होने वाला है ना। तो वो भी इसमें, इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन टाइप 2 जो है, इसमें क्या होता है, देखो कुछ टाइप्स में बांट रखा है मैंने, और टाइप वाइज ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहली जो टाइप है, उस टाइप में क्या होगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा। जो टाइप 2 के क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, लेकिन या तो सबका बढ़ रहा होता है या सबका कम हो रहा होता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो यहां पर फेरस ऑक्सिलेट आपको दे रखा है, ये ऐसे टूटता है Fe2+ C2O4 2-, Fe पे चार्ज है +2 और इधर Fe पे चार्ज है +3। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। C2O4 में क्लोरीन जो कार्बन है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+, तो जो कार्बन है बेटा +3 से CO2 में जा रहा है, CO2 में कार्बन है +4, तो +3 से +4 जा रहा है। और यहां पर कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है। देखो एक +3 से +4 जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब इसका मतलब यह है कि ये जो सब्सटेंस है इसने टोटल 3 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इसका मतलब इस रिएक्शन में इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हो, इसका एन फैक्टर 3 हो जाएगा। बताइए क्या ये चीज क्लियर है आपको, कोई परेशानी है आप मुझे बता सकते हो। सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन, एक से ज्यादा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो जो भी इंक्रीज होगा टोटल इंक्रीज को आप ऐड कर दो, वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। मान लो सबका डिक्रीज कर रहा होता तो उनको ऐड कर देते, वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर एन फैक्टर हो जाता उस रिएक्शन के लिए। डन, बहुत बढ़िया, आगे आइए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टाइप 3 की। देखो टाइप 3 में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, दूसरे का डिक्रीज करेगा। सबसे पहले वाले में क्या हो रहा था, टाइप 1 में सिर्फ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था। टाइप 2 में क्या हो रहा था, एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, लेकिन या तो सबका बढ़ रहा है या सबका कम हो रहा है। टाइप 3 में क्या होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है, लेकिन एक की बढ़ रही है दूसरे की कम हो रही है। अच्छा सर देखो यहां पर सर KClO3 दे रखा है, क्लोरीन देखो सर, क्लोरीन जो है +5 में है यहाँ सर, और यहाँ KCl में क्लोरीन -1 में चला गया। ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसने 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए, है ना। और यहां देखो सर ऑक्सीजन -2 है, और सर ऑक्सीजन किस में चला गया, 0 में चला गया। इधर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो सर एक ऑक्सीजन 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता, लेकिन यहां ऑक्सीजन 3 है ना, गेन नहीं हो रहा है, यहां तो लूज हो रहा है ना दादा। -2 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, तो मतलब ये लूज कर रहा है।
तो सर 3 ऑक्सीजन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एक अकेला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 6 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन मिलके सर 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो आप खुद सोचो, क्लोरीन ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और ऑक्सीजन ने 6 मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। आपसे अगर कोई एन फैक्टर पूछे तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 6, है ना। ये दोनों में सेम आएगा, है ना। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है वो सेम आएगा, है ना। कोई ऐसे ना कह दे सर एन फैक्टर 0 होगा, देखो सर इसने गेन कर लिया इसने लूज कर दिया तो 0 हो गया। नहीं, यही जो गेन और लूज होता है वही उस सब्सटेंस का एन फैक्टर कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो उसका एन फैक्टर 6 हो जाएगा। ये वाला केस देखो, ये भी थोड़ा अलग सा केस है। MnO4 माइनस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और ये +7 से +2 में गया और +6 में गया, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में गया। लेकिन ध्यान क्या रखना है, देखो +7 से +2 में गया तो है, लेकिन कितने Mn गए हैं सर? 2 Mn गए हैं, है ना। अगर एक Mn जाता +7 से +2 तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करता, 2 Mn गए तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए। बात समझ में। और सर जो एक Mn है जो +7 में है वो किस में गया है? +6 में गया है। इसका मतलब इस Mn ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं? 11। कितने मोल ने? 3 मोल ने। 3 मोल जो MnO4 माइनस के हैं उन्होंने टोटल 11 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? जल्दी बोल दो। एन फैक्टर हो जाएगा 11/3। सर ये 3 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी। एन फैक्टर क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या फिर लूज करेगा वही उसका एन फैक्टर होता है। और 1 मोल जो होता है, देखो 3 मोल इलेक्ट्रॉन ने 11 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो 1 मोल कितना करेगा? 11/3, वही इसका एन फैक्टर हो जाएगा। डन। अब एन फैक्टर कैलकुलेशन का एक अलग सा केस और है, वो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें, इसका मैं डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल देके ही समझाऊंगा। देखो जी, Br2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बेटा Br माइनस और BrO3 माइनस में, इस तरह से। ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। आपको क्या करना है, ये देखो 0 से -1 जा रहा है और 0 से +5 जा रहा है। आपको क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है इसको अलग लिख देना है ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो रहा है? Br2 से BrO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है ना। देखो यहां Br है 0, यहां है +5। 0 से +5 मतलब 5 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और यहां ब्रोमीन के कितने एटम है? 2 एटम है। एक एटम ने अगर 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 एटम ने कितने किए होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। बताओ, देखें सही कह रहा हूं? बहुत बढ़िया। ये तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लिख दी। अब आप क्या करो, बिल्कुल सिमिलर रिडक्शन वाली रिएक्शन लिख दो। आपने ऐसे लिख दिया, 0 से -1 जा रहा है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ब्रोमीन के इधर 2 एटम है, एक एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो लिख दिए, रिडक्शन रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं वो लिख दिए। और ये जो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सेम होना चाहिए। ये सेम होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप क्या करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये Br2 ये हो जाएगा 5 Br2, तो ये बन गया 6 Br2। ये हो गया BrO3 माइनस प्लस 10 Br माइनस, है ना। ऐसे लिख दिया मान लो आपने। मेरी बात समझ में आ रही? अब देखो ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? आप ऐसे बोलो सर इस रिएक्शन में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। 10 इलेक्ट्रॉन हुए हैं कितने मोल के लिए? 6 मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 10/6, 10/6, 5/3। और यही इस Br2 का एन फैक्टर है इस केमिकल रिएक्शन में। बताइए समझ में आएगी बात, है ना। तो जब भी कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आए उसका एन फैक्टर कैलकुलेट करने को बोला जाए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अलग लिखिए, रिडक्शन अलग लिखिए, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को सेम बनाइए। वो देखिए उतना इलेक्ट्रॉन कितने मोल के लिए ट्रांसफर हुआ है और 1 मोल के लिए आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। 1 मोल के लिए जो कैलकुलेट करेंगे वही आपका एन फैक्टर होगा। डन, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? देखो जैसे मान लो एक केमिकल रिएक्शन लिखी है A गिव्स B प्लस सी, या फिर ऐसे मान लो A प्लस B गिव्स C। ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। आपका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि जो A के इक्विवेलेंट्स हैं, जो B के इक्विवेलेंट्स हैं,
और जो C के इक्विवेलेंट्स है वो हमेशा बराबर होंगे। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं सबके जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है ना। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, एक होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और एक और फॉर्मूला होता है मोल्स उस सब्सटेंस के इनटू उस सब्सटेंस का एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर, है ना। एन फैक्टर क्या होता है ये भी हम लोग थोड़ी देर पहले कैलकुलेट कर ही चुके हैं। हाँ, तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसमें ए और बी मिलके सी बना रहे हैं, तो रिएक्टेंट के जितने भी इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट में हर एक, मतलब यूं मान लो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो जो स्पीसीज पार्टिसिपेट करती हैं उन सब के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, है ना। जैसे मान लो ऐसा लिखा है ए से बी प्लस सी बना है ना, ए से बी में भी गया और ए जो है वो सी में भी गया, दो पार्ट में गया है ए, इसका मतलब जो ए के इक्विवेलेंट्स होंगे वो बी के इक्विवेलेंट्स प्लस सी के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे, है ना। बात समझ में आ गई। तो ये है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इस पे बेस्ड आप लोग इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जब जब आपको क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि यार आप केमिकल रिएक्शन नहीं बना पाओगे, उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो आप लोग डायरेक्ट इक्विवेलेंस बराबर करके आपको जो भी सॉल्यूशन क्वेश्चन में पूछा गया है वो उस सॉल्यूशन तक आप लोग बड़े आराम से पहुंच सकते हो। डन। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसका नाम है टाइट्रेशंस। टाइट्रेशन में क्या होता है, टाइट्रेशन में देखो आपके सामने एक ब्यूरेट, एक ग्लास की ट्यूब होती है ना, ग्लास या प्लास्टिक जिसकी भी ट्यूब होती है, इसके अंदर एक सब्सटेंस भरा होता है ना, यहाँ पर एक वो कॉक लगा होता है, इसके अंदर एक कोई सब्सटेंस भरा है ना, एक केमिकल भरा है जिसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोला जाता है। इसकी नॉर्मेलिटी आपको पता होती है, लेट से मैंने नॉर्मेलिटी ले ली N1। यहां पर आप क्या करते हो, एक बीकर लेते हो और बीकर के अंदर एक और दूसरा सब्सटेंस भरा है, दूसरा केमिकल भरा है, इसकी नॉर्मेलिटी है N2 जो कि आपको पता नहीं है, लेकिन इसमें आपने कितना वॉल्यूम डाला है वो आपको पता है, V2 आपको पता है। इस कंटेनर के अंदर इस ट्यूब के अंदर जो आपने कौन सा सब्सटेंस ले रखा है उसकी नॉर्मेलिटी पता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है। अब आप क्या करते हो, इस सॉल्यूशन के अंदर एक चीज ऐड करते हो जिसको बोला जाता है इंडिकेटर, एक केमिकल और ऐड करते हो विच इज नोन एज इंडिकेटर। अब आप यहां से नोब ओपन करते हो और ड्रॉप बाय ड्रॉप ये जो सब्सटेंस भरा है इसको इस सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हो, है ना। एक एक ड्रॉप यहां से ड्रॉप आई ड्रॉप आई ड्रॉप आई ड्रॉप आई ड्रॉप आई ड्रॉप आई। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जैसे ही एक ड्रॉप यहां से यहां गिरेगी, ये जो सब्सटेंस है, ये जो सॉल्यूशन नीचे भरा हुआ है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। पहले जो भी कलर था, जैसे एक और फर्दर ड्रॉप आती है वैसे इसका कलर कुछ अलग हो जाएगा, और जैसे ही आपको कलर चेंज दिखाई दे आपको रुक जाना है, आप बोलोगे सर टाइट्रेशन खत्म हो चुकी है। और टाइट्रेशन खत्म होने के बाद आप लोग बोलोगे सर जो सब्सटेंस आपने यहां पर रखा है इक्विवेलेंट्स 1 के, और जो आपने केमिकल यहां पर रखा है, इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। जब इक्विवेलेंट बराबर होते हैं उसको इक्विवेलेंस पॉइंट बोला जाता है, और इस इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अगर जैसे ही एक ड्रॉप इसमें गिरती है आपको कलर चेंज दिखाई देता है। इसका नाम ही इंडिकेटर इसीलिए पड़ा है बिकॉज ये इंडिकेट करता है कि आपकी केमिकल रिएक्शन खत्म हो चुकी है, आपकी टाइट्रेशन खत्म हो चुकी है। तो जब भी आप टाइट्रेशन की बात करते हो तो जो यहां पर सब्सटेंस भरा है और यहां पर सब्सटेंस भरा है उन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। डन। अच्छा, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हो गए, और इक्विवेलेंट बराबर होने का जो फॉर्मूला लिखोगे वो आएगा N1V1 इज इक्वल टू N2V2। देखो आपके पास जैसे इक्विवेलेंट बराबर हुए इसका कुछ वॉल्यूम इसमें चला जाएगा, तो ये कितना वॉल्यूम इसमें गया है वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। यहां से ब्यूरेट, यहां पर रीडिंग लिखी होती है ना, यहां पर नंबर लिखे होते हैं, उसकी हेल्प से आप ये बता सकते हो कि यहां पर कितना वॉल्यूम ऐसा था जो यहां पर मिक्स हो गया, है ना। तो यहां से वॉल्यूम निकल गया, N1 आपको पता, V1 आपको पता, V2 आपको पता है। आप इसकी हेल्प से जो आपका ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन नहीं पता थी वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली, और ये जो मेथड होता है दिस मेथड इज नोन एज टाइट्रेशन। इसी मेथड को क्या बोला जाता है, टाइट्रेशन, है ना। टाइट्रेशन की हेल्प से आप एक ऐसे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हो जिसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता, लेकिन उसके लिए आपको एक ऐसा सॉल्यूशन प्रेजेंट होना चाहिए जिसकी कंसंट्रेशन पहले से पता हो। डन। बहुत बढ़िया। अब ये जो टाइट्रेशन होती है दादा, ये दो तरह की होती है, एक होती है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, यस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और एक होती है, दूसरी होती है रिडॉक्स टाइट्रेशन।
सर एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होता है? एसिड बेस टाइट्रेशन में जो एसिड के इक्विवेलेंट्स होते हैं वो बेस के इक्विवेलेंट्स के बराबर होंगे, बस। एसिड बेस इक्विवेलेंट, एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या होगा, एक जगह एसिड भरा होगा, दूसरी जगह बेस भरा होगा, और उन दोनों को आप लोग टाइट्रेट करवा रहे होंगे, है ना। तो जैसे दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर आएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, आप लोगों को वहीं पर रुक जाना है। डन। तो दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन का यही कॉन्सेप्ट है। अब और अगर मान लो आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन है, रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट के होते हैं, भाई देखो, जब जैसे ही कोई रिडॉक्स टाइट्रेशन होगी उसमें एक सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट होगा और दूसरा वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, है ना। तो दोनों के इक्विवेलेंट्स आप इक्विवेलेंट पॉइंट पे क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो। देखो बेसिक डिफरेंस और कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि यार एसिड बेस रिएक्शन होती है तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। इसी वजह से हम लोग टाइट्रेशन को अलग अलग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक तो एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरी रेडॉक्स टाइट्रेशन, है ना। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। यहां पर हम लोग एसिड और बेस के इक्विवेलेंट बराबर कर रहे हैं, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जो इक्विवेलेंट्स है वो बराबर कर रहे हैं। डन। अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ये जो एसिड बेस टाइट्रेशन होती है ये फर्दर तीन तरह की होती है। एक होता है सिंपल टाइट्रेशन, दादा एक होता है बैक टाइट्रेशन, और एक होता है डबल टाइट्रेशन, है ना। सिंपल टाइट्रेशन जो मैंने अभी आपको बताई है ना, वो सिंपल टाइट्रेशन का पार्ट था। बैक टाइट्रेशन क्या होता है, देखो बैक में क्या होता है, बैक टाइट्रेशन में क्या होता है, आपके पास एक सब्सटेंस होता है जो कि एक्सिस में होता है। किसमें होता है, एक्सिस में होता है, ये ज्यादा क्वांटिटी में है। आप इसकी टाइट्रेशन सबसे पहले बी के साथ करवाते हो, है ना, किसके साथ, बी के साथ करवाते हो। तो जो बी है वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाता है, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाता है ए के साथ, लेकिन ए का कुछ पोर्शन अभी भी बचा है। तो आप क्या करते हो, उस ए को फर्दर टाइट्रेट करवाते हो, किसके साथ, सी के साथ। मतलब जो ए है वो दो बार टाइट्रेशन कर रहा है, पहले बी के साथ फिर सी के साथ। इसको बोला जाता है बैक टाइट्रेशन। यहां पर क्या हो रहा था, अकेला ए की सब्सटेंस के साथ टाइट्रेशन कर रहा था, ए की बी के साथ टाइट्रेशन हो रही थी, कोई एक्सिस वैक्सिस का लफड़ा नहीं था। लेकिन यहां पर ए जो है वो पहले बी के साथ टाइट्रेट कर रहा है, ए का कुछ पार्ट बच गया तो उसको सी के साथ टाइट्रेट करवाया है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, आप लोग बोलोगे कि जो इक्विवेलेंट्स ऑफ ए है वो बराबर होगा इक्विवेलेंट्स ऑफ बी प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ सी के, है ना। और इसकी हेल्प से आप लोग आपका जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो। डन, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं डबल टाइट्रेशन की। देखो दादा, डबल टाइट्रेशन का मतलब ये है कि इसमें आप दो दो इंडिकेटर डालते हो, है ना। आप इसमें क्या करते हो, दो दो इंडिकेटर डालते हो, दो दो बार टाइट्रेशन होती है इसमें। इसका एग्जाम्पल से आपको कहानी समझ में आएगी, ऐसे कहानी समझ में नहीं आएगी। देखो आपके पास क्या होता है, एक मिक्सचर होता है NaOH का। मान लो आपके पास मिक्सचर है Na2CO3 और तीसरा है NaHCO3। ये तीन बेस हैं, उनका मिक्सचर आपके पास है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला है, और सबसे वीक बेस ये वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो HCl है, एसिड है, उसके साथ टाइट्रेट करवाना स्टार्ट करोगे इस मिक्सचर की। तो अब खुद अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ, जो HCl है वो सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियस है सर NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, NaCl प्लस H2 बनाएगा, क्योंकि NaOH सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है, अगर ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया तो अब जो है HCl किसके पास जाएगा, अब जाएगा Na2CO3 के पास। तो क्या बन गया सर, यहां से बनेगा NaCl प्लस H2CO3 बनेगा, वो H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, H2CO3 बनाएगा, जो कि H2O प्लस CO2 बनाएगा, है ना दादा। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, अब ये जो सॉल्यूशन है NaCl बनेगा क्या, हाँ। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये जो सॉल्यूशन है ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, खुद बताओ। ये जो सॉल्यूशन है किस में कन्वर्ट हो चुका है, H2CO3 बन चुका है। यस 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 यस। देखो इसको आप डायरेक्ट ऐसे मत करो, आप पहले ये करवाओ कि पहले टाइट्रेशन में, ये तो इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। पहले देखो होगा क्या, ये जो Na2CO3 है वो HCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा NaHCO3। क्या बनाएगा, NaHCO3 प्लस NaCl अलग से बनेगा। ये है NaHCO3 फॉर्म्ड, है ना, ये है NaHCO3 फॉर्म्ड। जैसे ही NaHCO3 बनेगा, सॉल्यूशन वीकली बेसिक रहेगा, और जैसे ही वीकली बेसिक रहेगा
आप इसमें एक इंडिकेटर यूज करते हो फिनोल्फथालीन। देखो यहां पर डबल टाइट्रेशन हो रही है, मतलब दो इंडिकेटर यूज करते हो, एक आप डालते हो उसमें फिनोल्फथालीन और दूसरा डालते हो मिथाइल ऑरेंज। जैसे ही NaHCO3 बना, मिथाइल और सॉरी फिनोल्फथालीन जो इंडिकेटर होता है वो अपना कलर चेंज शो कर देता है ना। कौन कलर चेंज शो करता है? फिनोल्फथालीन। और यही कलर चेंज की वजह से आपको पता लगेगा कि अभी एंड पॉइंट आने वाला है। तो जैसे ही एंड पॉइंट आया, जैसे ही कलर चेंज हुआ, आप पता है क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे सर इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl है ना, वो किसके बराबर है? सर यहां पर HCl किस किस को न्यूट्रलाइज कर रहा है? सर एक तो NaOH को कर रहा है और सर दूसरा Na2CO3 को कर रहा है, Na2CO3। इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर होंगे। अब देखो सॉल्यूशन में और क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूशन में एक तो NaHCO3 प्रेजेंट है जो पहले से पड़ा है, आपके पास एक NaHCO3 और बन गया। अब क्या होगा? अब जो HCl है वो दादा किसको न्यूट्रलाइज करेगा? NaHCO3 को करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और अब क्या बनेगा? अब आपका बनेगा NaCl प्लस H2CO3। अब देखो H2CO3 वीकली एसिडिक मीडियम है और वीकली एसिडिक मीडियम में जो आपका मिथाइल ऑरेंज है वो कलर चेंज शो कर देगा, है ना। क्या करेगा? मिथाइल ऑरेंज जो है वो कलर चेंज शो कर देगा। तो यहां पर जो HCl है, अगर मैं HCl के टोटल इक्विवेलेंट्स की बात करूं, HCl के टोटल इक्विवेलेंट किस किस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं? तो सबसे पहले बोलोगे NaOH को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, दूसरा Na2CO3 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तीसरा जो NaHCO3 बना है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और चौथा जो NaHCO3 पहले से प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 फॉर्म्ड प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ NaHCO3 इनिशियल जो आपने लेके चले हो, है ना। तो ये आप डायरेक्ट इस एंड पॉइंट के बाद, मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट के बाद ये वाला इक्वेशन यहां लिख सकते हो, है ना। लेकिन क्योंकि ये डबल टाइट्रेशन लेंथी पड़ जाता है, काफी क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल्स काफी लेंथी हो जाते हैं, इस वजह से इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एज सच नहीं पूछा जाता। कम से कम मेंस में तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता, एडवांस में भी एज सच कोई क्वेश्चन इस पे पूछा नहीं गया है, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है ना। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल टाइट्रेशंस पे आते हैं, है ना। आपको सीधा एसिड और बेस के इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं या फिर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं, है ना। इक्विवेलेंट बराबर करो और फिर उसके बाद खुश रहो, आपका काम आसानी से बन जाएगा। डन, ठीक है साहब। अब इसके बाद देखो एक छोटा सा टॉपिक और आता है जिसका नाम है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है? तो देखो बैलेंसिंग के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड जो है, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको ध्यान में रखना है बैलेंसिंग के लिए, वो है ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या फिर आप इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कह सकते हो, है ना। जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की रिएक्शन अलग लिखते हैं, रिडक्शन की रिएक्शन अलग लिखते हैं, और सबसे लास्ट में उन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, है ना। तो देखो आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, कहता है नेट आयनिक इक्वेशन लिखो फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट मैंने लिख दिया Cr2O7 है ना। और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? SO3 के साथ। और क्या बन रहा है? देखो कह रहा है क्रोमियम 3 बन रहा है और साथ में सल्फेट आयन बन रहा है SO4 ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने एक चीज का पता लगा लिया। क्या पता लगा लिया? देखो बेटा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहां पर कितना है? +3। तो सर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन वाली रिएक्शन को अलग से लिखो, है ना। रिडक्शन वाली रिएक्शन को आपने अलग से लिख दिया। सबसे पहले ये देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है, क्या वो बैलेंस है? सर नहीं है, क्रोमियम को बैलेंस करना है, 2 कर दिया। फिर उसके बाद देखो सर यहां 7 ऑक्सीजन है, सर ऑक्सीजन इधर एक भी नहीं है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस हमेशा वाटर से किया जाता है। सर इधर मैंने 7H2 लिख दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। सर लेकिन यहां पर 14 हाइड्रोजन ज्यादा आ गए। सर इधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है H+ से, किसमें? एसिडिक मीडियम में, है ना, क्योंकि पहले वाले में एसिडिक मीडियम में करना है हमें, ठीक है ना, इन एसिड सॉल्यूशन। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है H+ से। अब सबसे लास्ट में आपको बैलेंस करना है किसको? चार्ज को। यहां देखिए टोटल चार्ज है -2 और +4 +14 +12 यूनिट। यहां पर देखो +6 यूनिट। इसका मतलब यहां +12 यहां +6, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? +6 इधर लिखना पड़ेगा। इधर भी टोटल चार्ज +6 हो गया, इधर भी टोटल चार्ज +6 हो गया। सर ये वाली जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो चुकी है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, विश्वास ना हो तो चेक कर लो, है ना। अब सेम इसी तरह से जो रिडक्शन वाली ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है उसको बैलेंस करना है। देखो SO3 2- किस में कन्वर्ट हो रहा है? SO4 2- में,
ठीक है सर, सल्फर बैलेंस है, बिल्कुल है सर। यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां 4 ऑक्सीजन है सर, यहां ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो H2 लिख दो। ये लो सर, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस किया सर, इधर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, जैसे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया सर, इधर 2H+ लिख दो। लो, सारे के सारे एटम्स बैलेंस हो गए। अब सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करना है? चार्ज को बैलेंस करना है। तो देखिए इधर चार्ज कितना है 2-, इधर चार्ज कितना है 0। इसका मतलब 0 को 2- बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। सर इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है सर, इसमें 6 है, इसमें 2 है, तो दोनों में बराबर करो, और बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिख दो, वही आपकी बैलेंस रिएक्शन है। दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिख दो, वही आपकी बैलेंस रिएक्शन है। तो देखो ये तो एज इट इज ऐसे रहेगा, Cr2O7 2-, ये हो जाएगा 3SO3 2-, प्लस समझना, देखो यहां है 14H+, और यहां है 6H+, इसका मतलब 8H+ बचा। डन। अरे बोलना, यहां 3H2 यहां 7H2, H2 तो बचेगा नहीं। फिर इसके बाद आएगा 2Cr3+ प्लस 3SO4 2-, प्लस प्लस, ये देखो ये कितना हो जाएगा 7 है, और इधर 3 है, तो यहां 4H2 बचेगा, है ना। चेक कर लेना, मतलब अगर कुछ रह भी गया तो उसको देख लेना। तरीका मैंने बता दिया है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन अलग बैलेंस करो, रिडक्शन वाली रिएक्शन अलग बैलेंस करो, चेक करो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और इलेक्ट्रॉन अगर सेम है फिर इन दोनों को सेम जोड़ के लिख दो। अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो इलेक्ट्रॉन सेम बनाओ दोनों रिएक्शन में, फिर दोनों को ऐड करके लिख दो, वही आपका फाइनल बैलेंस रिएक्शन होगा। ठीक है ना। ये था एसिडिक मीडियम में। एक रिएक्शन में आपको बेसिक मीडियम में बता देता हूं, जिससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो कहता है परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन होता है बेटा MnO4-, वो ब्रोमाइड आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या कह रहा है, मैंगनीज डाइऑक्साइड मतलब MnO2 बन रहा है, और साथ में ब्रोमेट आयन मतलब BrO3- बन रहा है ना। ये ऐसे रिएक्शन लिख दी। अब इसको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले देखो Mn+7 में है, यहां +4 में है, तो इसको अलग से बैलेंस करो। सबसे पहले रिडक्शन को बैलेंस कर लो। करते हैं सर, देखो यहां 4 है, हाइट ऑक्सीजन है, यहां 2 ही है, इसका मतलब यहां 2H2O लिखना पड़ेगा। लिख दिया सर। सर जैसे आपने 2H2O लिखा सर, यहां तो 4 हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इधर 4H+ लिख दे। आपने कहा सर लेकिन सॉल्यूशन तो बेसिक है, बेसिक में तो H+ एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उसका एक तरीका है, जितने H+ आपने ऐड किए हैं उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो, उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी सर, ये बैलेंस हो गया। अब आप सबसे लास्ट में चार्ज को बैलेंस करोगे। देखो यहां पर क्या है, चार्ज +4 -1 यहां पर है, इसको तो दोनों साइड कैंसिल ही रहने दो, ये तो दोनों साइड बराबर है। इधर देखो है -1, +3 यूनिट चार्ज है ना, +3 यूनिट चार्ज है, +3 और इधर 0 है, इसका मतलब सर इधर आएगा +3 इलेक्ट्रॉन, है ना। इधर क्या आएगा, +3 इलेक्ट्रॉन आएगा। डन। ये एक रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसी तरह से जो आपकी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है उसको भी बैलेंस कर दो, Br- से BrO3-, है ना। ब्रोमीन बैलेंस है सर, इधर 3 ऑक्सीजन है, यहां 3H2O लिख दो। सर यहां तो 6 हाइड्रोजन ज्यादा आ गए, कोई बात नहीं, इधर 6H+ लिख दो, लेकिन साथ में 6OH- भी साथ लिखो, दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अब चार्ज को बैलेंस करो। सर इधर -1 है, और सर इधर +5 है, -1 +5, इसका मतलब यहां क्या करना पड़ेगा, +6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, है ना। इधर +5 था ना, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ही सेम आएगा। अब सर दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, कोई बात नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें भी 6 हो जाएंगे, इसमें भी 6 हो जाएंगे, फिर क्या करोगे आप, दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिख देना, वही आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन होगी, है ना। ये देखो 6H+ 6OH-, इसको आप 6H2O भी लिख सकते हो, है ना। ये देखो 4H+ 4OH-, इसको आप 4H2O भी लिख सकते हो। तो बताने का तरीका, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को आप H+ से बैलेंस कर सकते हो दिल खोल के, लेकिन अगर मैं बेसिक मीडियम की बात करूं, तो आप H+ ऐड कर लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन H+ ऐड करने के बाद सेम नंबर ऑफ OH- आयन भी आपको दोनों साइड ऐड करने पड़ेंगे, है ना। सेम नंबर ऑफ OH- भी आपको दोनों साइड ऐड करने पड़ेंगे अगर आपको बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना है तो। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ
हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन का वन शॉट सेशन था वो हो गया खत्म। लगभग 1 घंटे का टाइम है, उसमें हमने इस सेशन को कंप्लीट किया है। सारा पोर्शन इस चैप्टर में जितना भी पार्ट था वो हम लोगों ने, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हम लोगों ने इस सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें दादा, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।